हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी सेंटर। तो फ्रेंड्स, क्लास 10th का बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया साइंस का ऑफिशियल मॉडल पेपर लेकर के आया हूं। यहां से आपको 2023 फाइनल एग्ज़ाम में 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा डालें ताकि वीडियो के जितने भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फर्स्ट नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक है। ऑप्शन ए है हवा, ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन सी है शीशा, ऑप्शन डी है जल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी हीरा। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है मेरा, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी यानी 2। अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, या ऑप्शन बी अवतल, या ऑप्शन सी समतल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं उसकी वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। ऑप्शन ए बराबर आर, ऑप्शन बी ए बराबर 2r, ऑप्शन सी ए बराबर r/2, ऑप्शन डी ए बराबर 4r। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस दोनों, या ऑप्शन डी बाइफोकल लेंस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी बैंगनी, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी हरा। तो ये न्यूनतम पूछा है तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बैंगनी। और सी का जो होता है वो होता है अधिक होता है, यानी लाल का अधिक होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। ऑप्शन ए प्रकाश का विक्षेपण, ऑप्शन बी प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन सी प्रकाश का परिकर्णन, ऑप्शन डी प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक पूछा है तो निर्वात में सबसे अधिक होता है, यानी ऑप्शन सी। आगे का क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो ये सभी को मालूम है कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो जल विद्युत संयंत्र जो है स्थितिज ऊर्जा को, किसको, स्थितिज ऊर्जा को, यानी सी। तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। तो जलता हुआ जो मोमबत्ती है वो बदलता है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, यानी ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में हो जाता है।
तो विद्युत वाहक बल की तुलना में जो हो जाता है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम। यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। तो बढ़ाने के लिए बात क्या है? तो श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम में, यानी इसका बी हो जाएगा सही। 15 है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः जिस छड़ का उपयोग होता है वह है ना, विद्युत छड़ बनाने के लिए जिस छड़ का उपयोग होता है वो होता है नर्म लोहे का। किसका? नर्म लोहे का, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? तो ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन। याद रखिएगा सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन 100% रहने ही रहने हैं, है ना। आप इतिहास उठा करके देख सकते हैं कि मॉडल पेपर से हमेशा 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन इसका जो ए हो जाएगा सही हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। आगे चलते हैं कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? यानी 17 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सौर सेल कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है? सौर सेल। और पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो सही जवाब होगा तो वो होगा, ध्यान दीजिए, इनमें से कोई नहीं, है ना। 15 होता है, यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन बी में 1.5, जो कि ये गलत है। यानी इनमें से कोई नहीं। 15 किलोमीटर प्रति घंटा अगर होता तो ये सही होता। याद रखिएगा पवन विद्युत जनरेटर में पवन का चाल कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि सेल का विद्युत वाहक बल है। ए सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल, या बी सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। ऑप्शन बी। आगे चलते हैं तेजी के साथ कि घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? प्रत्यावर्ती धारा या चर डिस्ट धारा या डिस्ट धारा की। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्यावर्ती धारा, यानी घरेलू परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। वर्ण विक्षेपण असंभव है, यानी वर्ण विक्षेपण किसमें असंभव है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी फाइबर में वर्ण विक्षेपण असंभव है और कांच में देखा जा सकता है, निर्वात में भी और जल में भी। यानी इसका जो सही जवाब होगा डी होगा। वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। ऑप्शन ए है ऊपर, ऑप्शन बी है किधर चला गया? वायु में रखा एक कांच प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। ऑप्शन ए ऊपर, ऑप्शन बी नीचे, ऑप्शन सी आधार से दूर, या ऑप्शन डी आधार की ओर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आधार की ओर मोड़ देता है। सॉरी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं कि 2Zn प्लस O2 गिव्स 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटन है, विस्थापन है, अवक्षेपण है, या उपचयन है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन टी, उपचयन अभिक्रिया है। क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है ना। तो जहाँ ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। आगे चलते हैं, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है कि खाने वाला सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वह क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी NaHCO3। आगे चलते हैं, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है।
कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है, तो वो होता है पारा, यानी ऑप्शन बी है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। अगला क्वेश्चन क्या है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का जो तत्व है वह है ना 26 का जो है आपका बी है, यानी हीलियम। ये आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, क्योंकि ये जो गैसें हैं उत्कृष्ट गैसें हैं। आगे चलते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, पीला। आगे का क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है और आसान भी सवाल है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है वो है CO2। इसे आप कभी ना भूलिएगा, ये भी काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सवाल है। गंधक की परमाणु संख्या क्या है। गंधक की परमाणु संख्या क्या है। 29 का जो सही जवाब होगा वो होगा डी। गंधक का जो परमाणु संख्या होता है वह होता है 16, याद रखिएगा। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है, अविलय होता है, विलय होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी, आयनित होता है, जिसके कारण है ना अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, या उदासीन होते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा क्षारीय। अधिकतर धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं क्षारीय। अगला क्वेश्चन क्या है कि सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है। ऑप्शन ए कॉपर, जिंक, पोटेशियम, या फेरस। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 32 के ए, कॉपर, Cu। आगे चलते हैं, NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3 निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पर अभिक्रिया का प्रकार पूछा है। ऑप्शन ए है विस्थापन, बी है संयोजन, सी है द्वितीय विस्थापन, और डी है वियोजन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा द्वितीय विस्थापन, है ना। क्या होगा, द्वितीय विस्थापन। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिलिकॉन है। सिलिकॉन है एक अधातु है, एक धातु है, या एक उपधातु है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी, सिलिकॉन जो है एक उपधातु है। आगे चलते हैं कि वे तत्व जिनके बाहरी शेल पूर्ण भरे होते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए संक्रमण तत्व, या बी हैलोजेंस, या सी क्षारीय मृदा धातु, या डी है ना उत्कृष्ट गैस। तो जिनके बाहरी शेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं डी, यानी उत्कृष्ट गैस, जिसमें इससे रिलेटेड एक सवाल ऊपर हमने देखा है हीलियम, है ना। आगे चलते हैं कि खड़िया का रासायनिक सूत्र है। खड़िया का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है। ए है CaHCO3 का होल ट्वाइस, बी है CaOCl, सी है CaCl2, ऑप्शन डी है CaCO3। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, खड़िया का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaCO3, यानी ऑप्शन डी, याद रखिएगा। यह भी काफ़ी बार पूछा गया सवाल है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है। सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है SO2, CaO, या Na2O, या DMgO। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा Na2O, यानी ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन एल्काइन है। निम्नलिखित में कौन एल्काइन है। ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी है C2H4, ऑप्शन सी है C2H2,
ऑप्शन डी है C2H6। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी C2H2, है ना। एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। ये होता है एल्काइन का फॉर्मूला। और एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। और एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। याद रखिएगा, यहाँ से तीनों फार्मूला पे सवाल रहना ही रहना है। आगे चलते हैं कि 39 क्या है कि CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 का IUPAC नाम क्या है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा एथिल मेथिल ईथर, यानी ऑप्शन बी। 39 का ऑप्शन बी। 40 नंबर सवाल कि निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन है प्रोपेनॉल, ऑप्शन बी एथेनोइक अम्ल, ऑप्शन सी एथेनॉल, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जा सकता है, तो ईंधन के रूप में एथेनॉल का उपयोग किया जा सकता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नांकित में कौन सा उत्पाद बनाता है। ऑप्शन ए NaZnO2 ऑप्शन प्लस H2, और बी Na2ZnO2 प्लस H2, ऑप्शन सी है Na2Zn2 प्लस H2, और डी है Na2ZnO प्लस H2। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए NaZnO2 प्लस H2। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके NaZnO2 प्लस H2O बनाता है। धोबिया सोडा या धोने का सोडा, धोबिया सोडा को ही हम लोग धोने का सोडा कहते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, तो धोबिया सोडा का जो सूत्र होता है वो होता है ऑप्शन ए Na2CO3 इंटू 10H2O। इसे हम लोग कहते हैं धोबिया सोडा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल राज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात होता है। अम्ल राज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का जो अनुपात होता है वो होता है 1:3। 1:3। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक। क्या कहलाते हैं, अभिकारक, है ना। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे हम लोग कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद। तो जो भाग लेता है वो कहलाता है अभिकारक, है ना। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे कहते हैं उत्पाद। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा SO2, यानी डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इसका ऑप्शन है ए अम्ल, बी क्षार, अम्ल एवं क्षार दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्षार जो होता है, क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। वही अम्ल की बात करें तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो याद रखिएगा कहीं इसका उल्टा ना पूछ दे बोर्ड एग्जाम में। आगे का क्वेश्चन क्या है कि स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच मान कितना है। तो स्वस्थ शरीर का जो सामान्य पीएच मान होता है वो होता है 7.0 से लेकर के 7.8 तक, यानी 7 से 7.8 के बीच, यानी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है
कि निम्नांकित यौगिकों में कौन जल में विलय हैं? जल में विलय हैं कार्बन डाइसल्फाइड, बी बेंजीन, सी मेथेन, डी ग्लूकोज। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लूकोज। और ग्लूकोज का जो सूत्र होता है H6H12O6, याद रखिएगा, ये सूत्र भी पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में कौन अम्लगम है? ये नया क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन अम्लगम है? तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, इसे भी याद रखिएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी NaHG अम्लगम है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है? ए टाइटेनियम, बी प्लेटिनम, सी कॉपर, डी एल्यूमिनियम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा एल्यूमिनियम, यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनियां कहलाती है ना? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, उसे कहते हैं धमनियां। अगला क्वेश्चन है कि रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, है ना? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। जो चिपचिपा द्रव होता है उसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। याद रखिएगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं? किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं, यानी किन पौधों की पत्तियों पर स्टोमाटा नहीं होते हैं? अनुपस्थित का मतलब नहीं होते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा जलमग्न हाइड्रोफाइट्स, बी, है ना? जीरोफाइट्स पर होते हैं, एंजियोस्पर्म पर होते हैं, जलमग्न हाइड्रोफाइट्स पर नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है? ईस्ट में, हाइड्रा में, अबीमा में, या इनमें से कोई नहीं? तो 54 का जो सही जवाब होगा वो होगा कि किण्वन क्रिया कहाँ पाई जाती है? तो 54 का जो सही जवाब होगा वो होगा ईस्ट में। याद रखें, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, यह भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है? पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो पूर्ण विकसित जो अंडाशय होते हैं उसे हम लोग कहते हैं फल। क्या कहते हैं? फल। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र अभी हमने बताया है ऊपर के वीडियो में, है ना, कि ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6H12O6। अभी तुरंत बताया है वीडियो में, इसीलिए हमने बोला है कि एक भी वीडियो या एक भी क्वेश्चन को स्किप ना कीजिए। सभी क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम के लिहाज से ज़रूरी हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किसे पौधों का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट है, ऑप्शन बी प्लास्टिड, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी क्वांटासोम। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, है ना, क्लोरोफिल। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंडोत्सर्ग का कारण है? अंडोत्सर्ग का कारण है एस्ट्रोजेन, LH, FSH या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा LH। याद रखें, LH जो है अंडोत्सर्ग का कारण है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है ना? किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, ईस्ट में अलैंगिक जनन द्विखंडन के द्वारा नहीं होता है ना। सॉरी, ईस्ट में जो होता है अलैंगिक जनन द्विखंडन के द्वारा नहीं होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है
कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अगला क्वेश्चन है मेरा कि भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है। भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ से आप पित्त रस, चाहे अग्नाशय रस या आंत्र रस, इन तीनों की भूमिका भोजन को पचाने में होती है। तो इसलिए इसका सही जवाब इनमें से सभी। आगे चलते हैं कि ट्रिप्सन नामक एंजाइम पाया जाता है। यह भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया सवाल है कि ट्रिप्सन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है। तो ए है पित्ताशय में, अग्नाशय रस में, या आंत्र रस में, या जठर रस में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अग्नाशय रस में। किसमें? अग्नाशय रस में, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, यह भी काफ़ी बार पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए है ग्रसनी, छोटी आंत, बी सी है अमाशय, और डी है ग्रास नली। तो ये आप छोटी आंत जो देख रहे हैं, ये सबसे लंबा भाग होता है आहार नाल का। इसे छोटा मत समझिएगा, छोटी आंत के नाम से जाना जाता है, और ये जो होता है सबसे लंबा होता है, याद रखिएगा, उल्टा होता है। 64 नंबर सवाल है कि मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है। तो मनुष्य में जो पाचन क्रिया का आरंभ होता है वो मुख गुहा से ही हो जाता है। जब कोई भी व्यक्ति भोजन चबाता है तो वहीं से पाचन की क्रिया का आरंभ हो जाता है, यानी ऑप्शन बी, मुख गुहा से। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है। वसा के पाचन में कौन सहायक होता है, तो लाइपेज जो होता है वसा के पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है केंद्रक में, कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में या स्टोमाटा में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो वो होगा कोशिका द्रव में। इसमें कोशिका द्रव में, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ओजोन परत है। ओजोन परत है, ऑप्शन ए हानिकारक, ऑप्शन बी उच्च ताप पर लाभदायी, ऑप्शन सी लाभदायी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ओजोन परत जो है वो हमारे लिए क्या है, लाभदायी है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है ना। निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है, यह भी काफ़ी बार पूछा गया सवाल है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, पुंकेसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है ना। तो पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 30.5 किलो जूल प्रति मोल, यानी ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अवायवीय श्वसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है, रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है। तो रक्त में उपस्थित कौन से कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा लाल रक्त कणिकाएं श्वसन गैसों के परिवहन में भाग लेती है, लाल रक्त कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है कि पादप अपशिष्ट जमा होते हैं। पादप अपशिष्ट जमा होते हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। पत्तियों में भी होते हैं, इनमें से सभी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि पत्तियों में भी होते हैं, छाल में भी, कोशिका रिक्तियों में भी, इसीलिए इनका है ना डी ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है ना। मनुष्य का
मनुष्य के आहार नल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रास नली, है ना। ये किसी प्रकार के एंजाइम का स्रावित नहीं करता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मेरा कि मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ADH, यानी ऑप्शन बी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको 15 से 20 क्वेश्चन फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें और कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, है ना। एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें, है ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। 75 नंबर सवाल है कि कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, एब्सिसिक अम्ल, है ना, ऑप्शन डी। आगे का क्वेश्चन है कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी, परिवहन तंत्र, है ना। कौन सा? परिवहन तंत्र। मानव हृदय परिवहन तंत्र का भाग है। अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान या अनुवांशिकी, क्रमिक विकास, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी, है ना, अनुवांशिकी, अनुवंशिकी, है ना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में किस गैस को ग्रहण किया जाता है? तो श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस को ग्रहण किया जाता है, ये तो सभी लोग को मालूम है, याद रखिएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो हमने बताया था ना कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो फार्मूला क्या होता है ग्लूकोज का? ग्लूकोज का होता है फार्मूला C6H12O6। तो यहाँ पर किसके परमाणु के बारे में पूछा जा रहा है? तो कार्बन के परमाणु के बारे में। तो कार्बन का परमाणु आपको कितने दिख रहे हैं? 6। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 6, याद रखिएगा। और हाइड्रोजन के अगर परमाणु की बात करें, सॉरी यहाँ से देख सकते हैं, हाइड्रोजन के जो परमाणु की बात करें तो वो होता है हाइड्रोजन का परमाणु 12, या ऑक्सीजन का पूछता तो ऑक्सीजन का भी 6 होता। और वीडियो का लास्ट नंबर सवाल है, मॉडल पेपर का लास्ट नंबर सवाल भी है कि मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है मेडुला में, अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, या पश्चिम मस्तिष्क में? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मेडुला में। और यहाँ से आप इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, मेडुला में। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे पूरे मॉडल पेपर का क्वेश्चन आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। और इसके सब्जेक्टिव भी मौजूद हैं, है ना। अगर आप कमेंट करें तो मैं इस पर सब्जेक्टिव के भी वीडियो डाल दूँ, है ना। और इसके जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जा कर के PDF को डाउनलोड कर ले और फिर से एक बार प्रैक्टिस कर ले ताकि आपको याद रहे, है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछने ही पूछने हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।